की निजामत कर रहे मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई मोइन शेख साहब, शहर औरंगाबाद के सदर जनाब नक्शबंदी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मेरे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जामाई साहब, साथ मेरे साथी, मेरे दोस्त सैयद मंजर शोएब साहब, आज की इस महफिल को सजाने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले अब्दुल्ला चौस साहब और उनकी टीम, और पर्दे में रहकर समाप्त करने वाली मेरी माँ बहनें और हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके दरमियान रखूँगा क्योंकि तकरीर तो आपको शारिक नक्शबंदी साहब और हमारे सदर शोएब जमाई साहब की समाप्त करनी है। आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ, हमारी टीम आपके दरमियान एक गुजारिश करने आई है कि जिस तरीके से आपने 2019 में अपना सियासी शऊर दिखाते हुए फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी थी, उसी तरीके से इस बार भी आपको मुत्तहिदा तौर पर एकजुट होकर फिर से पतंग के सामने वाला बटन दबाकर काबिल और अच्छे और नेक आपके प्रत्याशी और आपके मौजूदा आम खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब को दोबारा से कामयाब करना है। और मुझे यकीन है कि आप इस काम को बखूबी करेंगे क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियतें हैं जो हिंदुस्तान में सबसे पहला काम अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद करने का हैदराबाद के बाद कहीं हुआ है तो वो शहर औरंगाबाद की लोकसभा है। और आप काबिल मुबारकबाद हैं। जिस वक्त इम्तियाज जलील साहब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों ने हमसे दिल्ली में कहा कि अरे मैं तुम्हारा प्रत्याशी खड़ा हुआ कैसे जीतेगा, तो हमने कहा आप दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी दुआ की लाज रखी और आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने एक बेजोड़ और शानदार नुमाइंदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के तहत लोकसभा में भेजा। आप बेशक हमें फिरका परस्त ताकतों को हराना है, फिरका परस्त ताकतों से हमारा मुकाबला है। बेशक बीजेपी और उनके चंद घटक दल एक होकर हमारे इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। इस इत्तेहाद के लिए हमें घर घर जाकर जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उनको ये पैगाम देना है कि हमें अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है। और जो ये ताकतें किसी के शराब के कारोबार हैं, किसी के जुए के कारोबार हैं, ये जीतने के लिए नहीं बल्कि साजिशन खड़ा करके हराने के लिए हमारे दरमियान भेजे गए हैं। ये हमारे भाई नहीं हैं, नाम इनका हमारे भाइयों से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन दरअसल ये बीजेपी के एजेंट हैं जो आपके और हमारे दरमियान आकर के हमारे ही कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल दूसरे का पैसों से डला रहे हैं और आके आपके बीच में दरमियान नेता बनकर साबित करना चाहते हैं। बेशक आपको बीजेपी को हराना है, आपको होशियार रहना है। बीजेपी से भी आपको होशियार रहना है, उन लोगों से भी जो सेकुलर जमात का तमगा अपने ऊपर लेकर घूमते हैं। ये सेकुलर जमात के चक्कर में ही हमने हिकमत अमली दिखाते हुए हिकमत अमली के नाम पर बहुत बुज़दिली के मुजाहिरे कर दिए मेरे भाइयों। अब बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं होगा, अब हक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी। जो आपने पहले किया है वही फिर करना है और इम्तियाज जलील साहब को दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना इंशाअल्लाह ताला। आप उस कौम के नुमाइंदे बनते हैं, उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिनको चौराहों की जीनत बनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा नहीं किया। हुक्मरानी ऐवानों में बैठकर इंसाफ और अदल कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और हमें पैदा किया है। आप अदल और इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।
इसीलिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है। और बखूबी आपने ये देखा कि आपके खासदार जब मंदिर का मसला आया तो अपनी जान पर खेलकर लोगों के दरमियान अमन और शांति कायम करवाई और एक बड़ा हादसा शहर औरंगाबाद में होने से बचा लिया। अगर आपको लगता है कि इम्तियाज जलील साहब ने कुछ काम नहीं कराए तो कुछ मसाइल हो सकते हैं, टाइम की किल्लत हो सकती है, लेकिन मेरे भाइयों अगर आप उनके कामों का ब्यौरा देखेंगे और आपको लगे कि ये काम आपके मुताबिक नहीं हुए, आपके शहर औरंगाबाद के सवालात पार्लियामेंट में नहीं उठाए गए, तो आप मुकाबला करके, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप मुकाबला करके ये वोट किसी और को दे देना। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, आपसे हमदर्दी करने वाला है, शहर औरंगाबाद के हर समाज को साथ में लेकर चलने वाला है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इम्तियाज जलील साहब को भरपूर तरीके से वोट देकर कामयाब बनाएं। उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं ये इलेक्शन का दौर है। यहाँ पर हम और तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार आज मैदान में हैं, उनके बातें भी अलग अलग तरह की है। उनके कामों के बारे में तो हम तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये जो आज उम्मीदवार है चंद्रकांत खैरे साहब, आप इनके आज नाटक देखिए, ये बहुत अच्छे एक्टर है। आज अजान हो रही है, मैंने एक वीडियो देखा शारिक बहन का, तो अजान हो रही, उन्होंने रुक गए और अपने कुछ बेवकूफ़ लोग जो शायद दुश्मनी में बोलो या बेवकूफ़ी में बोलो या हमारी भी गलती हो सकती है, हम उन तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा रहे, उन्हें मना नहीं रहे, उनके इतने वीडियो चला रहे। आप शायद ये भूल गए हैं कि सबसे ज्यादा अजान का, नमाजों का विरोध तो इन्हीं को रहा है। संस्कृत मंडल पे प्रोग्राम लेकर ये विरोध करते रहे। इनको हमेशा से मुसलमानों से तकलीफ रही है। आज ये अपने वोटों के लिए, मैं समझता हूँ 13 तारीख तक इनके इससे ज्यादा भी नखरे हो सकते हैं, और हो सकता कुछ तो ये भी बोले कि 13 तारीख को हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, आप हमको वोट दे दो। तो हमको इनके बहकावे में ना आते हुए, इनकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए, हमें एक बहुत साफ सुथरा उम्मीदवार मिला है, जनाब इम्तियाज जलील साहब। मैं आपको ज्यादा बनावटी बातें करना मुझे पसंद भी नहीं है, और मैं सीधी सीधी साफ साफ बात करूंगा। अपने घर का दर्द सिर्फ घर का आदमी समझ सकता, बाहर के आदमी को अपने से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो सिर्फ वक्ती तौर पर अपने लिए हमदर्दी बताएगा। ये इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किए है, पूरा औरंगाबाद शहर का हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने किस तरीके से और कैसे कैसे काम किए। हम सबको किसी भी तरह के बहकावे में ना आते हुए, अब कुछ पुरानी नोटें हैं जो चल रही नहीं है, बंद हो गई पुराने नोटें, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट में अपना वजन बताने के लिए और अलग तरीके से काम करके उन्होंने अपने लोगों को बहकाकर उनके तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 13 मई को 7 नंबर बटन है जनाब इम्तियाज जलील साहब का, इस पर मोहर लगाइए और बटन दबाइए, और इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब को जो 5,000 से तकरीबन 5,000 से जो कामयाबी मिली थी, तो मैं समझता हूं आज हमारे साथ दूसरे भी लोग बहुत सारे जुड़े हैं। ये इम्तियाज जलील साहब के काम को देखते हुए, पार्टी के जो वर्क हो रहा है, और हमारे सदर साहब शारिक नक्शबंदी साहब की मेहनतें हैं, और बहुत सारे लोगों की मेहनतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं, जिसमें से मोबिन भाई भी हमारे हैं। ये हमेशा से फोटो में तो नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे पार्टी को मजबूती मिलती है और ताकत मिलती है। आज आप लोग देखिए, हम जब गांव में बाहर इतराफ में जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जो कट्टर आरएसएस के हैं, जो मैं समझता हूं कि हमें अपने घर में भी बिठाना पसंद नहीं करते, आज हमारा साथ दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और हम सबको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके ये जो इलेक्शन है, एक तारीखी इलेक्शन बनाना है इसको, कम से कम मैं ऐसा समझता हूं कि 1 लाख से हमें लीड हासिल होंगी इंशाल्लाह। और जिस तरीके से अब जो दूसरे काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें तो औरंगाबाद में जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे पहले जब मजलिस के कॉर्पोरेटर नहीं थे, दूसरी पार्टियों के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, उनके दौर के काम देखिए और आज के काम देखिए। ठीक है, हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई होंगी उनसे, हमसे भी गलतियां होंगी, लेकिन अब उन्हें इंशाल्लाह आगे और अच्छे तरीके से काम होगा।
सिर्फ ये जो अपनी कामयाबी थी, ये सब अपने एरिया की कामयाबी थी। आज जो भी आज ये इस वार्ड से, जो रोशन गेट का वार्ड था, इसमें सबसे ज्यादा लीड से कॉर्पोरेटर चुनकर आया था अपने। तो हमें अब ऐसा करना है कि ये खासदार एक मिसाल बनना चाहिए कि इम्तियाज जलील साहब की तकरीबन 1 लाख की लीड से जीत कर आए। मैं इतनी बात कहकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। आग तले चिंगारी रख, आग तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, है अमन जरूरी लेकिन जंग की भी तैयारी रख। खुदा हाफिज। हमारे पार्टी के सदर शारिक नक्शबंदी साहब और हमारे मेहमान दिल्ली से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाल साहब, दूसरे साथी हमारे दिल्ली से आए हुए सैफ़ी साहब, और जिनको आपने पहले स्टार्ट में जो सुना है, MIM की धड़कन अब्दुल रहमान साहब, फिरोज़ भाई साहब, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष संदीप सरे साहब, और इस प्रोग्राम के सदर, इस प्रोग्राम जिन्होंने लिया है हमारे भाई अब्दुल्ला भाई, और हमारे जो पार्टी का हमेशा फिरोज़ भाई ने जो बोले आगे बढ़ चढ़ के जो काम करते हैं हमारे, और जो फ़ोटो में नहीं आते पीछे पीछे रहते हैं, ऐसे मोबिन भाई हमारे ज़िम्मेदार पार्टी के, और तमाम मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जिस तरीके से हमने पिछले टाइम 2019 में हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब बहुत मेहनत करके रमज़ानों में जो हमारे माएँ बहन रोज़े रखे, दुआ करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया और उनसे जो है काम बहुत अच्छा किया। डेवलपमेंट के काम तो बहुत करे उन्होंने, लेकिन सब तहजीब थी, गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये अगर किसी ने करा है तो वो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरे शहर को जोड़ने का काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरीके से हमारे साथ हमारे जो भाई है, हिंदू भाई, दलित भाई, जो साथ में जो रह रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, तो हमारे अब्दुल रहमान भाई ने जो बोला है कि पिछले टाइम 4700 की लीड थी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, आसार तो ऐसे लग रहे हैं कि 1 लाख की लीड से हम चुन के आएंगे इंशाअल्लाह। और आने वाली 13 तारीख को ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमारा पहला जज्बा था, हमने जो बताया है 2019 के अंदर, अभी तो हमारे बड़े बड़े उलमाए इकराम हमारे से ख़ास तौर पे अपील कर रहे हैं कि कैसा है, मई का महीना रहता, धूप बहुत ज़्यादा रहती, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोगों ने हमारे पहले वोटिंग करा के हमारे घर की वोटिंग कराने की कोशिश करी है। ज़्यादा से ज़्यादा 13 तारीख के दिन 7 नंबर का बटन है हमारे खासदार साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के इंशाअल्लाह आने वाले 4 जून को जो है जिस तरीके से हमारा जश्न हुआ था, उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में आने वाला जून के अंदर जो है हमारा जश्न हम मनाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, हमारे शहर सदर और हमारे दिल्ली के जो ज़िम्मेदार आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हमको उनको सुनना है, इतना कह के मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे शहर को चुना। 2012 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूँ हुआ करती थी, मजलिस में शमूलियत ली तो होता ये था, इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बार फिर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट दिया गया। रसूल करीम, अम्मा बाद यहाँ स्टेज पे मौजूद सदर जलसा
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमील साहब, दिल्ली के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सरताज सैफी साहब, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े बेलौस जिम्मेदार जनाब अब्दुल्ला चौक साहब और उनकी पूरी टीम और मेरे तमाम मजलिस के साथियों और आसपास के तमाम नौजवानों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आने वाली 13 तारीख को जैसे आपने 5 साल पहले एक जिम्मेदार शहरी में किया था और उन 5 सालों में आप जिस नुमाइंदे को दिल्ली सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, दुनिया भर के वसाइल और रिसोर्सेज के जरिए आपको ये बातें मालूम होती रही कि आपका वोट जो आपने पिछले 5 साल पहले जिस शख्स के हक में इस्तेमाल किया था वो रायगा नहीं गया, वो बेकार नहीं गया। आज से ठीक 5 साल पहले आपने जिस शख्स को दिल्ली पहुंचाया था वो इसीलिए पहुंचाया था कि जब कभी भी दिल्ली में बैठी सरकार या दिल्ली में बैठे बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह जब कभी भी इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करे तो उन कामों की जबरदस्त तरीके से मुखालिफत करने वाली हमारी आवाज औरंगाबाद से इम्तियाज जलील बने। और मैं समझता हूं कि आपने वो बच्चों को थोड़ा खामोश बिठा दीजिए, बच्चों, ये बच्चा खामोश बैठेगा। और आपने जिस एहसास के साथ उन्हें दिल्ली पहुंचाया था, आप चाहते थे कि हमारा नुमाइंदा इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, वंचितों और दलितों के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाने की कोशिश करे, तो वो आपके उस एहसास में और आपके उस यकीन में उस शख्स ने, उस बंदे ने कामयाबी के साथ उतरने की पूरी कोशिश की। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाली 13 तारीख को दोबारा आपको एक जिम्मेदार और बेदार शहरी होने का सबूत देना है। पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में नफरत की राजनीति खेली जा रही है, नफरत का यह आलम है कि चलती ट्रेन में एक पुलिस वाला मुसलमान नाम और दाढ़ी देखकर एक मासूम मुसलमानों को गोलियों से भून देता है। नफरत का यह आलम है कि छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को हिंदू और मुसलमानों के नाम पे थप्पड़ मारने लगाए जाते हैं। नफरत का यह आलम है कि गौ कशी के नाम पर कई नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नफरत का यह आलम है कि कर्नाटक में हमारी बहनों के सर से हिजाब खींचने की कोशिश की जाती है। नफरत का यह आलम है कि हलाल और हराम के नाम पे, गौ कशी के नाम पे मुसलमानों को, खाटिक समाज के लोगों को कारोबार से रोका जाता है। तो ये नफरत जो पिछले 10 सालों में पनपी है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर इनकी नफरत की जो राजनीति है और इनको जो हौसला देने वाली ताकत है वो इस कदर परवान चढ़ चुकी है कि अब एक मर्तबा फिर हमको और इस पुराने हिंदुस्तानी शहरी को मुत्ताहद होने की जरूरत है। तभी कहीं जाकर हम इस तरीके की ताकतों को और इन ताकतों को हरा सकते हैं और इन्हें रोक सकते हैं। आप ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिस शख्स को आप दिल्ली पहुंचा रहे हैं, वो शख्स का काम ये नहीं है कि वो आपके इलाकों की नालियों का, आपके इलाके की ड्रेनेज, लाइट, बिजली का काम करे, बल्कि वो आपके इलाके के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वॉलंटियर्स का काम है। दरअसल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब आप चुनकर भेजते हैं दिल्ली, तो उसका बुनियादी तौर पर काम यह होता है कि वो पूरे मुल्क में मुसलमानों और वंचितों से मुतालिक जितने प्रपोजल पास किए जाते हैं, जितने प्रपोजल पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, जितने बिल पेश किए जाते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे और उनकी मुखालिफत करे। बहुत सारे लोग आपके दरमियान एक नया फंडा इस मर्तबा लेकर आ रहे हैं कि इस नफरत की राजनीति को रोकना है तो बीजेपी को रोकना पड़ेगा, और बीजेपी को रोकना है तो महाविकास आघाड़ी को रोकना होगा। हम बिल्कुल महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रह सकते थे। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मफलर पहनकर आपको ये बात दावे से कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहती अगर इस महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कम 5 मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया जाता। लेकिन क्यों नहीं दिया?
ये पूछेगा कौन इनसे कि 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से सुनकर जाते हैं? क्या कांग्रेस को मुसलमानों की याद नहीं आई? क्या एनसीपी को मुसलमानों की याद नहीं आई? वोट लेते वक्त सिर्फ आपकी याद आती है, और जब सत्ता की बात आती है तब आपकी याद नहीं आती। मेरे नौजवानों और दोस्तों, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो ये आज महाविकास आघाड़ी के जो मुस्लिम हमारे भाई नेता बनकर आपके दरमियान भी फिर रहे हैं, जरा पूछे 2019 में यही लोग कहते थे कि अगर बीजेपी को सत्ता से रोकना है तो हमें चंद्रकांत खैरे को हराना होगा। सुनते थे आपको 2019 में भी डराया जाता था, लेकिन वो तो सलाम आपके इत्तेहाद को कि आपने किसी की नहीं सुनी। और आज क्या हो गया कि उसी कैंडिडेट के पीछे आप हजारों की तादाद में खरीद कर लोगों को फिरने पर मजबूर कर रहे हैं। फर्क यही है कि ये मुसलमानों की क़यादत को कभी खड़े रहने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ कुर्सियां बिछाते रहे, ये चाहते हैं कि आप सिर्फ नारे लगाते रहे। ये औरंगाबाद वालों ने साबित कर दिया कि एक मर्तबा तुम मुसलमानों की काबिल क़यादत को मौका दो, और वो काबिल क़यादत न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हर अमन पसंद शहरी के लिए जद्दोजहद करने के लिए आगे आने वाली है। इम्तियाज जलील एक ऐसा नाम है मेरे भाइयों कि जिसने खुद इम्तियाज जलील ने अपने आप को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया। आप एक बात को समझो कि जो दीन हमें तालीम देता है इंसानियत की फलाह और बहबूद की, इंसानियत की खिदमत की, बिना लिहाज मजहब और मिल्लत के लोगों के काम करने की, उस शख्स ने यह साबित कर दिया कि मेरे दीन ने मुझे यह तालीम दी, इसीलिए मैं अपने शहर के हिंदी की पार्लियामेंट में करता हूं। चाहे धनगर समाज का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे आदर्श घोटाले का मामला हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, हर मामले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपने जिस शख्स को पार्लियामेंट में आज से 5 साल पहले जिस यकीन के साथ भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसने उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। मुत्तहद हो जाइए, बहुत सारे लोग आपके दरमियान आएंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। बस उनसे एक ही सवाल पूछना कि हम आपको वोट दे देते, लेकिन 48 सीटों में से आपने कितनी सीट मुसलमानों को दी? 12% मुसलमानों की 14% आबादी है मुसलमानों की महाराष्ट्र में। क्या एक सीट आपको नहीं मिलनी चाहिए? नहीं देते औरंगाबाद से मत दीजिए। आप बीर से दे सकते थे, आप साउथ मुंबई से दे सकते थे, आप परभनी से दे सकते थे, आप उस्मानाबाद से दे सकते थे। आखिर क्या वजह है कि पूरे 48 सीटों में 48 जिलों में एक भी जिला मुसलमानों को वहां पर नुमाइंदगी नहीं दी गई? उसकी वजह यही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो नहीं चाहते कि आपकी क़यादत खड़े हो, और जिन लोगों को वो अपनी आपकी दरमियान भेज रहे हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि अगर ये कांग्रेस और एनसीपी की मुस्लिम क़यादत अगर बेदार होती, इनमें अगर गैरत होती, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज से 10 साल पहले औरंगाबाद का रुख करना नहीं पड़ता। क्या वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा? क्यों? तो आपको अपनी लीडरशिप पर जो एतमाद था वो खत्म हो गया था। अगर मैं सिर्फ महानगर पालिका औरंगाबाद की बात करूं तो 26 कॉर्पोरेटर जो आपने चुनकर दिए थे, हमने हत्तोल इम्कान कोशिश की कि हर वार्ड में तरक्याती काम करें। उम्मीद है कि हम कहीं कमजोर नहीं पड़े होंगे। हम 100% दावा नहीं करते, ना मैं इम्तियाज जलील साहब के ताल्लुक से आपके सामने 100% दावा करता हूं। बस मुझे इस बात की खुशी और इस बात का फख्र है कि जो शख्सियत को और जो क़यादत को हमने दिल्ली में भेजा है, वो अकेले खुद की नुमाइंदगी नहीं करता, वो पूरी जमात की, वो पूरी मिल्लत की, वो पूरे मुसलमानों की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की वहां पर नुमाइंदगी करता है। अरे तुम क़यादत देकर तो देखो, तुम मुसलमानों को कायद बनने का मौका ही नहीं देंगे तो हम कहां से बताएंगे? जब हमने अपने रास्ते खुद चुने, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद से इम्तियाज साहब को खड़े करने का फैसला किया, और जब उनको वोटों से आपने मुंबई पहुंचाया और दिल्ली पहुंचाया, तो हमने साबित किया कि काम कैसे किए जाते हैं। अनपढ़ नुमाइंदों को आप वोट देंगे? आपको मालूम है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट में कोई बिल पेश होता है तो उससे पहले उसकी स्टडी के लिए उसको दिया जाता है। अगर जब तुम पढ़ लिख ही नहीं सकते तो तुम उस बिल पर क्या बहस करोगे? पढ़ना लिखना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि खुद के लिए ना सही, हमारी जिंदगियां तो गुजर रही है और शायद गुजर जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में, इस शहर में सर उठाकर जीने के काबिल बने।
वो आपसे अगर कल पूछे कि आपने अपनी क़यादत को खड़े करने के लिए क्या किया था अब्बू बताओ, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि नहीं, हमने काबिल क़यादत को खड़े करने की पूरी कोशिश की थी बेटा, और उसे दिल्ली भी पहुंचाया था, और जब हमने उसे दिल्ली पहुंचाया तो उसने शहर औरंगाबाद के तरक्याती कामों के लिए यहां पर काम किया। और आखिर में बस यही कहूंगा कि हमने इस शहर में अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट, सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो इस शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे इम्तियाज जलील ने शहर से नफरत को खत्म करने का काम किया। नफरत खत्म होगी तो शहर तरक्की करेगा, नफरत खत्म होगी तो हमारे दूर की खाइयां खत्म होगी, जब खाइयां खत्म होगी, जब दूरियां खत्म होगी तो कारोबार बढ़ेंगे, हम एक दूसरे से ताल्लुकात कायम करेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से आज मेरे कई नॉन मुस्लिम दोस्त रोशन गेट पर आकर बैठते हैं, चाय पीते हैं, और हम भी उनके इलाकों में जाते हैं। इससे पहले यह माहौल नहीं था। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नतीजा है। इसीलिए जो पार्टियां आपके दरमियान आएगी, बस उनसे एक ही बात कहना कि हम आपको बिल्कुल वोट देते, लेकिन क्या 48 सीटों में से आपने एक मुसलमान को इस काबिल नहीं समझा कि आप उसको वहां से क़यादत के लिए खड़े कर देते। साउथ मुंबई का जिक्र करो कि साउथ मुंबई में आरिफ नसीम खान को टिकट दिया जाने वाला था, लेकिन क्या वजह है कि आरिफ नसीम खान भी बर्दाश्त नहीं हुए। अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगा देने वाला शख्स, जब उसको मौका था कि वो चुनकर दिल्ली पहुंच जाता तो उसे भी टिकट नहीं दिया गया। तो ये सौतेला सुलूक आखिर हम ही क्यों बर्दाश्त करें? अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जैसा प्लेटफॉर्म है, असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत है, और इम्तियाज जलील जैसा हमारा अपना भाई, हमारा अपना दोस्त, जो इसी गलियों में, इसी शहर में पला बड़ा है, जो आपकी खामियों को, कमजोरियों को, आपकी जरूरतों को समझता है। वो समझता है कि इस शहर के मुस्लिम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए नफरत की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। एक बड़े विजन के साथ, एक ब्रॉड विजन के साथ उस शख्स ने कोशिश की। मैं आपसे यही दरखास्त करता हूं कि आने वाली 13 तारीख को भरपूर तादाद से, हमारी तकरीरों से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आपके नारों से कुछ नहीं होगा। अगर आपको जमहूरियत में अपना मकाम बनाना है, डेमोक्रेसी में अपना मकाम बनाना है, अपने वजूद को कायम रखना है, तो यहां पर सरों की तादाद गिनी जाती है, और सरों की तादाद आपके वोटों से गिनी जाती है। तो एक एक वोट करवाइए। अगर कोई मेरा ठेला लगाने वाला भाई भी है तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि 2 घंटे लेट ठेला लगाइए, लेकिन अपना वोट जरूर डलवाइए, अपने भाई का, अपने भाई का, अपनी फैमिली का, उसके बाद अपने आसपास पूछ के फिर अपने आप काम पे आप चले जाइए। लेकिन आपको इस मुल्क में अगर अपने वकार के साथ, इज्जत के साथ सर उठाकर अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में, इस शहर में सुकून से जिंदगी गुजार सके। मुझे यहाँ पर मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे नौजवान साथी जो है, जो भले ही इम्तियाज जलील साहब के फर्जंद है, लेकिन ये नौजवान मेरा भाई भी अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ रखता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात रखें मुख्तसर अंदाज में। इसके बाद सदर जलसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष बात रखेंगे अपनी। मैं बिलाल जलील साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। वो हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन्हीं की कमी जहां पर महसूस हो रही है वहां पर जाकर जलील नाम लगा रहा हूं। मेरा सियासत से बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुकात है नहीं, मैं बेंगलोर में नौकरी करता हूं। मैं सिर्फ हमारे वालिद के इलेक्शन के टाइम पर उनके बैक ऑफिस में बैठता हूं, और तो जितना उनकी कमी में उनका नाम लेकर मैं जहां जहां जा सकता हूं, जब लोग कहते हैं कि तो इम्तियाज जलील अगर यहाँ पहुँच सकते तो हमें अच्छा लगता, इम्तियाज जलील अगर हमसे मिलते तो हमें अच्छा लगता, तो मैं कोशिश वही करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आ गया तो आप समझ लीजिए हमारे घर का कोई यहाँ पर आ गया है। और रही बात इलेक्शन की, मैं आप लोगों को बहुत मुख्तसर में समझाना चाहूँगा कि आज दुनिया में क्या माहौल है, फिर देश में क्या माहौल है, फिर स्टेट में क्या माहौल है, और फिर हमारे शहर में क्या माहौल है। आज दुनिया का माहौल ऐसा है कि दुनिया जंग पे है, रशिया यूक्रेन से लड़ रही है, उससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, हमें कुछ समझ में आता नहीं कि उस जंग से हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। पर इजराइल फ़लस्तीन से जंग पे लड़ रही है, सालों से लड़ रही है। हमने पिछले साल देखा सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हैं। औरंगाबाद एक ऐसा वाहिद शहर है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर लोगों ने लाखों रुपए जमा किए ईद के दिन, और वो पूरा पैसा और वो पूरी मदद फ़लस्तीन पहुँची थी। हमारा एक ऐसा शहर है
जहां हमारा फ़लस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम मिलकर कौम और मिल्लत के लिए काम करते हैं, कौम और मिल्लत के लिए पैसे जमा करते हैं, मदद जमा करते हैं और वहां पर पैसे पहुंचाते हैं। तो एक दुनिया के अंदर अगर आप देख रहे हैं, इजराइल के साथ सारी बड़ी बड़ी फोर्सें खड़ी हैं, अमेरिका है, यूके है, ये सब इजराइल के साथ खड़ी हैं, क्योंकि फ़लस्तीन एक कमज़ोर मुसलमान देश है। और फ़लस्तीन एक कमज़ोर मुसलमान देश होने की वजह से होता यह है कि बाकी जितना अरब एरिया है, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, ये सब जगह हैं, ये सब अकेले पड़ गए हैं और इसका इफेक्ट हिंदुस्तान पर भी आता है। जब हिंदुस्तान की सरकार देखती है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने से सरकार बनती है, मुसलमानों को गाली देने से लोग एक हो जाते हैं, तो हम वही करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम देश के माहौल पर आते हैं कि आज देश में 2019 में बीजेपी ने वादा किया था कि वो 300 सीट पार करेंगे और वो कर चुके थे। वो जब उन्होंने 300 सीट पार किए थे, वो टाइम उनके पास गिने चुने कुछ मुसलमान लीडर थे जो इनडायरेक्टली उनके साथ सरकार में थे। अब वो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, ये सब इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार के साथ थे। तो हमें भी शायद लगता था कि नहीं यार, हमारा एक दो आदमी तो बैठे हैं, चाहे ही वो टोकन हो, कहते हैं ना कि बोगस लीडर हो, वो बोगस मुस्लिम लीडर भाजपा में बैठा हो, फिर भी हमें लगता था कि नहीं यार, ये हमारा एक आदमी तो बैठा है, चलो रहने दो, माफ करो। पर 2019 के बाद उनकी सियासत ऐसी बदली कि उन्होंने उन मुसलमान लीडरों को भी हटा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी को घर भेज दिया, महबूबा मुफ्ती से अलायंस तोड़ दी, कश्मीर के अंदर जो धारा 370 थी वो खत्म कर दी। वो सिर्फ एक ही चीज बताना चाहते थे कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हमें मुसलमानों की क़यादत की जरूरत नहीं है, और यही हमारा एजेंडा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का। आज पूरे देश में से उन्हीं की हलचल है कि वो कितने सीट पर रहेंगे, कितने सीट पर नहीं रहेंगे। पर शर्म मुझे ये बात देखकर आती है कि 300 सीट लेने के बाद जब वो देश के अंदर ऐसा एक माहौल पैदा करते हैं कि पिछले 5 साल में उनकी सारी पॉलिसीज मुसलमानों के खिलाफ में ही रही हैं, वो चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, वो चाहे CAA NRC का हो, वो चाहे सिर्फ एक हिजाब पहनने का एक मुद्दा हो, ये सब बातों पे बीजेपी बोली बिना कोई बीजेपी के मुसलमान लीडर को साथ रखे हुए। सोचिए कि हमारे मसले और मसाइल का सल्यूशन वो लोग बना रहे हैं जिसमें एक भी मुसलमान लीडर है नहीं। तो जब मुसलमान लीडरशिप वहाँ है ही नहीं, तो मुसलमान लीडर जाएगा कहाँ? हम सालों से, हम जब बड़े हुए हैं, हमने सिर्फ 2 ही पार्टी देखी है, हमने बीजेपी देखी है, नहीं तो कांग्रेस देखी है। हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ पंजे पे वोट मारा है। ये आप लोग भी मानते होंगे कि हमने आज़ादी से मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के साथ रहा है। पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी और इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने कांग्रेस के सारे हिंदू लीडरों को तोड़कर अपनी पार्टी में ले गए। जो नहीं आया उनको जेल में डाल दिया, बचे हमारे मुसलमान लीडर और मुसलमान वोटर। ये उस तरीके की वफादारी है कि शायद आप उनसे पूछे भी ना, फिर भी वो पंजे पे डाल देंगे, फिर भी वो पंजे की तारीफ करेंगे। आज कांग्रेस के सारे बड़े दिग्गज नेता जो पहले सेक्युलरिज्म कहा करते थे, आज वो सब बीजेपी के गोद में बैठे हैं। हमारे औरंगाबाद के पास ही अशोक चौहान साहब हैं, सालों से कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। 2019 में 2 महीने पहले पार्टी छोड़ के बीजेपी का राज्यसभा MP बनकर चले गए। हमारे मुस्लिम लीडर भी जो थे, जिन्होंने बहुत अपनी दुकानें चलाई बंबई में, जिन्होंने बहुत सालों से है तो राज किया, आज जब उनके ऊपर भी तो ED की नोटिस आने लग गई, तो वो भी अजीत पवार की राष्ट्रवादी में चले गए और उन्होंने भी इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो हमारे पास क़यादत इन नेशनल मेजर पार्टीज में बची ही नहीं। अगर आप अभी बैठे बैठे बता सके कि कौन है ऐसा कांग्रेस का लीडर जो आज डट के मुसलमानों की फेवर की बात करता है, कौन है ऐसा लीडर जो डट के खुद मुसलमान होकर मुसलमानों की फेवर की बात करता है? कोई नहीं है। आप शायद मुझे 1-2 गिना दे कहीं और से, पर ये सब लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारी सियासी जमात है नहीं। 2014 में जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए तो वो एक उम्मीद की किरण, कहते हैं उम्मीद की किरण थी यहाँ के मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के राज से कि उन्होंने तो मजलिस की तरफ एक अपना रुझान बदला और मजलिस को वोट दिया। मुझे फख्र है इस बात का कि मेरे वालिद साहब 10 साल पहले चुनकर आए थे यहाँ पर, और 10 साल में उन्होंने जिस तरीके की उन्होंने सियासत करी है, मुझे नहीं लगता कि इन 10 सालों में कोई उन पर ये कह सकेगा कि यहाँ पर इम्तियाज जलील बिक गया है, यहाँ पर इम्तियाज जलील मैनेज हो गया। मुझे बहुत फख्र के साथ कहना पड़ता है, इम्तियाज जलील जब कोई मुद्दे पे लड़े हैं, डट के लड़े हैं और कभी हारे नहीं है। जब वो MLA बनने आए थे तो उन्होंने कहा था आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं MLA बनने वाला हूँ। लोगों ने आपको कहा कि वो चुनकर नहीं आएंगे, आपको बाकी लीडरों ने कहा कि ये वोट कटवा है, ये चुनकर नहीं आएंगे। 2014 में वो जीत कर आए।
2019 में वो फिर से आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके पास एमपी नहीं है, मुझ पे भरोसा करिए, मैं चुन कर आऊंगा। फिर भी लोग आपके पास आए, कैसे आता है एमपी, कैसे चुन कर आएगा एमपी, ये कैसा कैलकुलेशन है। आज तक हमने एमपी देखा ही नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं जो सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम कर रहे हैं, 40-40 साल के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सालों से हम सियासत में हैं, हम जब काउंटिंग पे जाते थे खासदार के इलेक्शन में, हम हमेशा हार के आए हैं। तो 2019 में ऐसा क्या होने वाला है कि इम्तियाज़ जलील चुनकर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो टाइम वंचित बहुजन अघाड़ी थी, वो टाइम हमारे कौम के अंदर एक जहती का सबूत इसलिए दिया गया था क्योंकि लोग असदुद्दीन ओवैसी का काम पसंद करते थे और इम्तियाज़ जलील के 5 साल के आमदारी का काम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जब लोगों ने कहा कि इम्तियाज़ जलील चुनकर नहीं आएंगे, तब इम्तियाज़ जलील फिर से चुनकर आ गए। फिर भी लोगों को यही लगता था कि नहीं यार, ये MIM बी टीम है, MIM ऐसे मैनेज हो जाएगी, MIM वैसे हो जाएगी। पर मैं आपको डटकर और डंके की चोट पे ये कहूँगा कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने भी मजलिस का काम देखा है। जिस तरीके से मजलिस की टीम यहाँ पर बढ़ती गई, जिस तरीके के लोग हमारे साथ जुड़ते गए। मैं एग्जाम्पल हमारे शारिक भाई का दूंगा। शारिक नक्शबंदी साहब एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। एक पत्रकार को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी इतने बड़े पेपर को छोड़ के एक सियासी जमात के साथ जुड़ना, पर जब वो जुड़े थे तो उनका मकसद यही था कि ये कौम और मिल्लत का काम कर रहे हैं। ये ऐसा काम कर रहे हैं कि ट्रू मायने में सेक्युलर है। आज अगर मैं आपको बता दूं कि हमारी नॉमिनेशन की जब रैली गुजरी थी, एक हफ्ता पहले जब हमारी नॉमिनेशन की रैली गुजरी थी, तो 2019 तक लोगों को लगता था कि मजलिस सिर्फ हरे रंग का या नीले रंग का की सियासत करती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम देखकर हमारे साथ दूसरे समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं और इतनी भरी तादाद में जुड़ रहे हैं कि आप 13 तारीख के दिन वो मंजर देखेंगे जब सिर्फ एक मुसलमान इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं देगा। वो सब लोग इम्तियाज़ जलील को वोट देंगे जो एक अच्छी क़यादत में भरोसा रखते हैं, जो अपने ज़िले के विकास के लिए भरोसा रखते हैं। और ज़िले का विकास अगर कोई कर सकता है आज की पोजीशन में, वो मेरे हिसाब से मेरे वालिद इम्तियाज़ जलील साहब ही हैं। बट वो मैं क्योंकि मेरे वालिद हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बैठकर बहुत स्टडी कर चुका हूँ बाकी कैंडिडेट्स को, मैं बैठकर देख चुका हूँ कि कौन सा कैंडिडेट क्या कर रहा है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कभी बिना कैंडिडेट देखे वोट ना देना। जब आपके मोहल्ले एरिया का इलेक्शन आएगा, अपना कैंडिडेट ज़रूर देखना, कौन सा वो लीडर है जो आपके लिए खड़ा रहेगा, कौन सा वो लीडर है जो आपके मुद्दों के ऊपर बात कर सकेगा, कौन सा वो लीडर है जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके पास दिल खोल के बात कर सकेंगे, कौन सा लीडर आपके साथ आपके कंधे पे हाथ रख के आपके साथ चल सकेगा। तो मैं वही सोचता गया कि कौन सा वो लीडर है इन जितने यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो हमने शुरुआत की, जो हमारे पुराने 20 साल के खैरुद्दीन साहब जिनको कहा जा रहा है आजकल कि 20 साल से उन्होंने मुसलमानों को गालियाँ दी, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इतनी बातें करी, उन्होंने हर वो मुद्दे पर बोले पर मुसलमान के खिलाफ बोले, वो हर इशू के ऊपर खड़े हुए पर मुसलमान के खिलाफ बोले। उनकी सियासत मुसलमानों को गाली देकर शुरू हुई थी और आज अचानक से हमारे लोग उनको लेकर आ रहे हैं और खैरे साहब हमको बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद करने से है तो इंसान बदल जाता है। मैंने कहा माशाल्लाह, 20 साल पहले अगर कोई फूंक देता है इनके ऊपर तो आज सही में खैरुद्दीन साहब रहते हो। बहरहाल हमारा ईमान बहुत बड़ा है, हम लोगों को माफ़ करने की बहुत आदत है हमारे अंदर। पर मैं आपको बता दूं कि 20 साल में खैरे साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप उनको याद रखेंगे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप पलट के बोल सकेंगे कि नहीं यार इसने कुछ काम किया है हमारे लिए। इम्तियाज़ जलील वो शख्स है पिछले 10 साल में जो आपके मोहल्लों में आपके साथ रहा। हमारे नगर सेवक चुन के आए, उन्होंने इन एरियाज़ के रोड्स बदल दिए। हमारे पिछले 5 साल के कुछ ऐसे काम हैं जो मैं आपको जल्द से जल्द गिना दूं और फिर मैं शोएब साहब को मैं माइक देना चाहूँगा कि जब हमने पूरा मैथ्स लगाया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना मोहल्ला छोड़ दीजिए, पूरा ज़िला गिनिए, पूरा ज़िला गिनिए आप, यहाँ से लेकर सोएगांव तक 200 किलोमीटर का रास्ता है। ये पूरे ज़िले की सदारत इम्तियाज़ जलील कर रहे हैं और उनको 5 करोड़ की निधि मिलती है। और वो 5 करोड़ की निधि उनसे पहले 2 साल तो उन्हें मिली ही नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था। हम 2 साल में सिर्फ खिदमत ही खिदमत कर रहे थे लोगों की, और मोदी साहब ने हमारे 10 करोड़ निधि है तो अपने अकाउंट खाते में डाल दिए। उसका कोई हिसाब नहीं ले सकता क्योंकि मोदी साहब को कौन ही सवाल करेगा। तो बहरहाल हमारे पास 3 साल की निधि थी और जितना काम उसमें हुआ, तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगर आप उसका एवरेज निकालें तो हर 6 दिन पर
हर 6 दिन पर इम्तियाज जलील के कार्यकाल में एक नए रोड का उद्घाटन हुआ है। जब इम्तियाज जलील 2014 में आए थे तो वो टाइम औरंगाबाद शहर के रोड अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आज मुझे भी खुशी होती है देखकर और बोलकर कि कहीं ना कहीं हमारा हाथ है इन रोडों को ठीक करने में, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रही है इन रोडों को ठीक करने में। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो पानी का मसला है हमारा, जो हमारे सालों का मसला है, वो 1 से 1.5 साल के अंदर वो सॉल्व होने वाला है। हम इतने साल रुके हैं, पर आने वाले 13 से 14 महीने के अंदर, नहीं मैक्सिमम 18 महीने के अंदर, अगले साल की दिसंबर का उनका टारगेट है कि औरंगाबाद में जो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन आड़ पानी आता है, वो अब मैक्स टू मैक्स 1 दिन आड़ आएगा। और उसका क्रेडिट हमें नहीं, उसका क्रेडिट जाता है वो कंपनी को जो बीच में पहले आ गई थी और है तो प्राइवेटाइज करने वाली थी। जब वो प्राइवेटाइज करने वाले थे तो आप सबको 1-1 रुपए देना पड़ता पानी खरीदने के लिए। हिंदुस्तान का ये पहला शहर होता जहाँ पर हमें पानी के लिए पैसा देना पड़ता, पर ये आपके कायद की मेहनत थी कि उन्होंने वो कंपनी को उठाकर फेंक दिया और वो सिर्फ अकेले उसके खिलाफ मुखालिफत करते रहे कि बाकी सब लोग वो कंपनी के फेवर में थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हमारे पानी का पाइपलाइन चेंज कर रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपका ये पानी का पाइपलाइन जब चेंज होगा तो आप लोगों की जो नल हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं। जिन्होंने 40 साल पहले, 50 साल पहले शहर को जब बना रहे थे, जो दिमाग लड़ा रहे थे, तो उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये शहर बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे। थोड़ा उनमें दूर अंदेशी कम थी। तरामन सदर मिल्लत बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब, शेर महाराष्ट्र खासदार इम्तियाज जलील साहब, नौजवान दिनों के धड़कन बिलाल जलील साहब, मंच पर मौजूद नगर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे दिल्ली प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी सरताज अली सैफी साहब, सैयद मंजर शोएब साहब और मुअज़्ज़िज़ इकराम, यहाँ पे आए हुए तमाम शामीन, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। वक्त चूंकि कम है, 10 बजने वाला है, मैं आप सबका वक्त नहीं लूंगा ज़्यादा, लेकिन चंद बातें, चूंकि दिल्ली की सियासत में हमने अपनी जवानी को खपाया है और हम देखते हैं, आपने टेलीविजन के माध्यम से भी हमें देखा होगा, और चूंकि ये बात समझाना आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि कौन हमारा अपना है, कौन दुश्मन है, कौन छुपा दुश्मन है, कौन खुला दुश्मन है। ये बात कौन को समझना बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मैं ये पूछता हूं कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? क्या ये ठेकेदारी सिर्फ हमारी है? जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां, जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों का वोट लिया और हमारे जज्बातों का सौदा किया, और जो यहां से हमारा वोट लेने के बाद बीजेपी को ज्वाइन करते हैं रातों रात, उनके विधायक बिक जाते हैं रातों रात, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन तशद्दुद पार्टियों को, इन शिद्दत पसंद लोगों को हराना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सिर्फ क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी है? नहीं है। हमें खुद को जिताना है और हम अपनी इस जमहूरियत में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, और इस देश का आईन हमको इस बात का हक देता है कि हम लड़ें, मजबूती से लड़ें, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। मैं आपको बताता हूं इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों का हाल। ये वही सेकुलर पार्टियां हैं जिनके होते हुए मलियाना का दंगा हुआ, जिनके होते हुए भागलपुर का दंगा हुआ, सैकड़ों मुसलमानों की लाशें वो गवाही दे रही है कि इन्हीं सेकुलर पार्टियों के होते हुए मुसलमानों की लाशों पे ये चढ़ के राजनीति करते हुए आए हैं और मुसलमानों को धोखा देते हुए आए हैं। ये वही सेकुलर पार्टियां हैं। साथियों, याद रखना, जब आप 13 तारीख को वोट देने जाओ तो याद रखना ये वही कांग्रेस है, ये वही सेकुलर पार्टी है जिन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो हमारे कठुआ में जो रेप हुआ था जम्मू में, उस आसिफा का केस सुना होगा आपने।
उसके बलात्कारियों के समर्थन में जिसने तिरंगा लहराया था, उसके बलात्कारियों के समर्थन में जिसने रैली की थी, उस नेता को कांग्रेस ने आज लोकसभा का टिकट दिया है। आप बताओ हाथ उठा के, क्या आप ऐसे लोगों को संसद में भेजना चाहोगे? नहीं भेजना चाहोगे, नहीं भेजना चाहोगे और मत भेजना। ये खैरे साहब तुम कहीं नहीं ठहरे, तुम कहीं नहीं ठहरे। एक पतंग उड़ रहा है और उड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। साथियों, इस बात को याद रखो, मैं इस बात का गवाह हूं कि ये वो सांप हैं जो घास में छिप के हम पर वार करते हैं। एक वो सांप होता है जो दूसरे रंग का होता है ना, अलग अलग रंग का होता, वो दिखता हमको, दुश्मन है मेरा, वो सांप दिख जाता। और एक सांप जो छुपा होता घास में, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कब वार करता नहीं करता ये पता नहीं है। ऐसे सांपों को भी हराना जरूरी है और आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही लोग हैं, याद रखिए, जब सीए का मामला आया, हमारे देश के कई जो गरीब मुसलमान थे, सीमांचल के हो, असम के हो, दिल्ली के हो या किसी भी जगह मुसलमानों की जब नागरिकता पे सवाल आया, संसद में सिर्फ दो लोगों की आवाज गूंज रही थी, वो थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खासदार इम्तियाज जलील साहब। तो इस बात को याद रखना, जब 13 तारीख को वोट देने जाओ तो याद रखना कि जब हमारी बेटियों के चेहरे से दुपट्टा हटाया जा रहा था, जब उनके सरों से हिजाब को हटाया जा रहा था, तो किसी सेकुलर पार्टी के नेताओं ने आवाज नहीं उठाई। सिर्फ दो ही लोगों की आवाज संसद में गूंज रही थी और वो थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खासदार इम्तियाज जलील साहब। अब बताओ, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? जब तुम्हारी शिनाख्त की बात आती है तो मजलिस आपके साथ खड़ी होती है। जब आपकी बेटियों की इज्जत की बात आती है तो मजलिस आपके साथ खड़ी होती है। जब जुनैद नासिर का मामला आया, हमारे नौजवानों के खून के प्यासे जो लोग वहां पे गौ हत्या के नाम पर जो दंगे कर रहे हैं, जब उनकी बात आई तो कोई नहीं खड़ा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां जुनैद नासिर के पास गए, उसके बाद मैंने वहां पर भी आंदोलन किया। और आपको पता है, जब हमने जुनैद नासिर के मामले में उसके गांव घाटमिका में राजस्थान में जाके आंदोलन किया तो 150 पुलिस वालों को इसी कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। और हमने मुर्दाबाद के नारे लगवाए। और जिस मंत्री से हमारा झगड़ा हुआ था, जो कांग्रेस की मंत्री थी, वहां आज बैरिस्टर साहब की आवाज पर, एक आह्वान पर लोगों ने उसको सजा दिया और वो आज घर बैठे हैं वो। तो इसलिए याद रखिए, चाहे आपके चुनाव के मामले हो, आपके तरक्याती मामले हो, आपके नौजवानों के मामले हो, आपके बेटियों के मामले हो, हर वक्त मजलिस पूरे हिंदुस्तान में एक साथ नजर आई है। और एक बात जो लोगों के जहन में यह है कि आप तो सिर्फ 3-4 जगह चुनाव लड़ रहे, 5 जगह लड़ रहे हैं, बाकी कैसे भाजपा को हराएंगे? तो याद रखो, हम मुस्तकबिल की राजनीति कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों की राजनीति कर रहे हैं। आज आप हमारे जितने सांसद हमारी पतंग के निशान पर लड़ रहे हैं, आज आप उनको ऐवान में भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अब मेरा यहां से यह भविष्यवाणी है कि आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर पूरे देश में सभी इलाकों में पतंग अपने निशान पर चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह। हमारे औरंगाबाद में माहौल बहुत साजगार है। हमारे दलित साथी भी यहां रहते हैं। वो कि जय भीम का जो नारा है वो कोई छोटा नारा नहीं है। याद रखिए, जब सावित्रीबाई फूले जब दलित बस्तियों में बच्चों को पढ़ाना चाहती थी तो इन्हीं सामंतवादी ताकतों ने उसका विरोध किया था। तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा उनका साथ देने का काम किया वही फातिमा शेख मुसलमान बेटी थी जिन्होंने सावित्रीबाई फूले का साथ दिया था। और जब बाबा साहब अंबेडकर जब इस ऐवान में जाना चाहते थे तो उसको रोकने का काम भी बंबई से कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने उसको हराने का काम किया था। ऐसे वक्त में जब मुश्किल थी, घड़ी मुश्किल थी, इस देश में संकट था, संविधान हमारा नहीं बना था, ऐसे वक्त में कलकत्ता के मुसलमानों ने
बाबा साहब को वहां से जिता करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था, जो आज हमने संविधान की कसम खाते, आइन की कसम खाते, ये गठबंधन हमारे और आपके बीच है। ये जय भीम का नारा यहीं से आया, इसको मजबूती से पकड़े रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं इसी आह्वान के साथ आप यहां पे तमाम आए शामीन और जहां जहां तक सोशल मीडिया के जरिए से हमारी आवाज पहुंचेगी, आप याद रखिए 13 तारीख आपके लिए वो दिन है जो आपके यहां से मुस्तकबिल को तय करेगा, मुकद्दर को तय करेगा। बैरिस्टर साहब ने एक आवाज हैदराबाद से लगाई है कि जैसे रमजान के दिनों में सुबह के रोज सहरी के वक्त में लोग निकलते हैं और लोगों को उठाने का, जगाने का काम करते हैं, ऐसी हमारे इलाकों और मोहल्लों में कुछ जिम्मेदार तैयार हो जाएं जो लोगों को जगाएं, उठाएं, घरों से ले चले और उनको वोट दिलवाएं। जैसा नांदेड़ में 100% वोटिंग हुआ है, महाराष्ट्र में इस औरंगाबाद में भी 100% वोटिंग करके आप दिखाइए, फिर आप देखिए इम्तियाज जलील साहब को ऐवान जाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इनकलाब, इनकलाब। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भीम। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।